नमस्कार बच्चों, मैं विद्या सैनी, व्याख्याता हिंदी। कल की वीडियो में हमने छंद की परिभाषा, छंद के अंगों के बारे में चर्चा की, जिनको जाने बगैर हम छंद को नहीं पहचान सकते, इसलिए उनको जानना जरूरी था। आज हम अगले वीडियो में देखेंगे, छंद के भाग 2 में देखेंगे छंद के प्रकार। छंद का पहला प्रकार है, हम कह सकते हैं, वो होते हैं मात्रिक समछंद। मात्रिक छंद, सीधा ही हम कहेंगे पहला प्रकार होता है, वो होते हैं मात्रिक छंद। ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं के आधार पर जिनको जान सकते हैं या जिनकी पहचान मात्राओं के द्वारा होती है, जिनमें मात्राओं की गणना करके हम छंद की पहचान करते हैं, उनको मात्रिक छंद कहा जाता है। दूसरा प्रकार है छंद का है, उसे हम कहेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उन्हीं के आधार पर हम कहेंगे वर्ण की क ख ग की ए आ ई की गणना इसमें होती है। तो वर्णों के आधार पर जिनकी गणना होती है या जिनकी पहचान होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद के लिए हमें पहले गण पढ़ना जरूरी है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, जिनका सूत्र था यह माता राज भान ऐसा लगा। और उस सूत्र के द्वारा हमें पता चला कि वर्ण है वो 8 प्रकार के होते हैं, यगण, मगण, रगण, सगण आदि। वो हमें वर्णिक छंद में ही यूज में लेने हैं। तीसरे जो छंद का प्रकार है, उसको हम कहेंगे मुक्तक छंद, जिनमें कोई मात्रा, कोई नियम, कोई वर्ण की गणना नहीं होती, वो मुक्त छंद कहलाते हैं या मुक्तक छंद कहलाते हैं। हमारे लिए उपयोगी है वार्णिक और मात्रिक छंद। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में वार्णिक छंदों पर और मात्रिक छंदों पर ही चर्चा होती है। हम मात्रिक छंदों के बारे में जान लेंगे। मात्रिक छंद है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। हम कहेंगे पहले मात्रिक समछंद। मात्रिक समछंद पहला प्रकार है मात्रिक छंद का, वो है मात्रिक समछंद। मात्रिक समछंद में हम कहेंगे कि छंद के 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों की मात्राएं जहां समान होती है, एक जैसी होती है, वहां पर मात्रिक समछंद होता है, या हम कहेंगे सममात्रिक छंद होता है। एक ही बात है, चाहे मात्रिक छंद बोलो या सममात्रिक छंद बोलो। इनमें कहेंगे हम चारों चरण, जो छंद में 4 चरण होते हैं, उन सभी की मात्राएं एक जैसी होती है। जैसे हमने चौपाई छंद को पढ़ेंगे आगे, तो चौपाई छंद के में चरण होते हैं वो 4 होंगे, और सारे चरण में 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। प्रत्येक चरण यानी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी। तो वो क्या होगा, मात्रा गणना ही करनी है। मात्रिक छंद में मात्राएं होंगी 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, तो वहां पर मात्रिक समछंद है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद या मात्रिक समछंद है। वैसे ही हम कहेंगे इसका दूसरा जो रूप है, मात्रिक छंद का दूसरा प्रकार है, वो है अर्ध सममात्रिक छंद। हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद या मात्रिक समछंद, एक ही बात है। इसमें कहेंगे हम कि इसमें आधा यानी कि विषम चरणों की मात्राएं एक जैसी होती है और सम चरणों की मात्राएं एक जैसी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि चरण है वो 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। तो पहला तीसरा चरण है वो विषम चरण होता है, और दूसरा चौथा चरण होता है वो समचरण होता है। तो हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंदों में पहले तीसरे की मात्राएं एक जैसी होती है और दूसरे चौथे चरण की मात्राएं एक जैसी होती है, इसीलिए उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा छंद, दोहा में हम कहेंगे पहले और तीसरे की मात्राएं होती हैं वो 13-13 होती है, यानी विषम चरणों में मात्राएं 13-13 होती है,
और सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं हैं वो 11-11 होती है। वहां पर क्या होता है, दोहा छंद होता है। ऐसे ही इसका तीसरा रूप है, उसको हम कहेंगे, तीसरा प्रकार है उसको कहेंगे हम विषम छंद। विषम छंद या विषम मात्रिक छंद कहेंगे। तो विषम छंद जहां मात्राएं समान नहीं होती, हम सीधा सा कहेंगे जैसे कुंडलियां छंद है और छप्पे छंद है। चरण भी क्या होंगे कुंडलियां के, मैंने कल भी बताया आपके कि कुंडलियां छंद में है वो 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं और इनकी 6 चरणों में पहले कहते हैं पहले 2 चरण हैं वो किसके होंगे, दोहा के, और लास्ट वाले चरण हैं वो रोला के होते हैं, 4 चरण। इसी तरह से हम कहेंगे विषम छंद है, क्योंकि ये आधा तो बना हुआ होता है सममात्रिक छंद से के और आधा बना होता है अर्ध सममात्रिक छंद से। वैसे ही छप्पे जो जिसमें 6 चरण होते हैं उसमें भी वो 2 चरण हैं, वो पहले 2 चरण है वो रोला के और लास्ट वाले हैं वो उलाला के होते हैं। इस तरह वो भी क्या है कहेंगे विषम छंद के अंतर्गत आता है। वार्णिक छंदों में आपको पहले ही बता दिया गया है कि वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है और मुक्त छंद तो उसमें कोई नियम कोई नहीं होते, तो वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि मात्राएं हैं वो किस तरह से, हमें कहाँ कहाँ किस प्रकार की मात्राएं लगानी चाहिए। मात्रा लगाने का नियम क्या है, मात्रिक छंदों में हमें यूज होगा कि मात्राएं कहाँ और किस प्रकार से हमें लगानी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मात्रा लगाने के लिए पहले मात्रा को पढ़ते हैं। मात्रा पहले पढ़ चुके हैं हम, फिर भी हम पढ़ देते हैं कि मात्रा किसी भी छंद को पढ़ने में लगने वाला समय है वो मात्रा कहलाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, हमने कहा इसके 2 प्रकार है, मात्राओं के 2 प्रकार। और 2 प्रकार कौन कौन से है, पहला हमने कहा लघु मात्रा, पहला हमने प्रकार कहा इसका लघु मात्रा। लघु मात्रा के लिए हमने पहले वर्ण विचार पढ़ लिया था और वर्ण विचारों में पढ़ा था कि लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो लघु वर्ण है हमारा ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण हैं हमारे, क्या हैं लघु वर्ण कहलाते हैं और इन पे मात्रा लगेगी। इसका गणना चिन्ह हम कहेंगे, गणना चिन्ह लघु मात्रा का जो गणना चिन्ह है उसके लिए हम कहेंगे गणना चिन्ह, इसको आई के द्वारा कह सकते हैं या कह सकते हैं खड़ी पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका गणना चिन्ह आई है, हिंदी में कहे तो खड़ी पाई के द्वारा। तो ए, ई, उ और री पे एक मात्रा समय लगता है या लघु मात्रा लगती है, या तो इन स्वरों पर या इनसे युक्त कोई भी व्यंजन हो। जैसे मैंने कहा क, तो क में भी ए स्वर मिला हुआ है तो इस पे एक मात्रा समय लगेगा। ई है तो मैंने कहा कि, ये लघु स्वर या इनसे युक्त कोई भी व्यंजन है उन पे है हमेशा एक मात्रा समय लगेगा। जैसे मैंने कहा कु तो इस पे भी एक मात्रा, और क्री भी कहा तो भी एक मात्रा समय लगता है, ये नियम है। दूसरा है मात्राओं में दूसरा प्रकार हमने कहा दीर्घ मात्रा। दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रा होती है। दीर्घ मात्रा का गणना चिन्ह हम कहेंगे, पहले कहेंगे कि दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ लगती है, तो हम कहेंगे इन 4 स्वरों को छोड़कर ए, ई, उ और री को छोड़कर आ और बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इन सभी पे क्या लगता है 2 मात्रा समय लगता है। गणना चिन्ह हम इसका कहेंगे, इसका गणना चिन्ह है, इसको वक्र रेखा द्वारा या अस के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन सभी पर गुरु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा, इन पे गुरु मात्रा ही लगती है। इन सभी पे गुरु मात्रा लगेगी। इसके अतिरिक्त मैंने कहा जहां अनुस्वार आ जाए, नियमों में हम जानेंगे मात्रा कहाँ लगानी है, कौन सी मात्रा लगानी है, अनुस्वार, अर्थात हम कहेंगे किसी के ऊपर ये बिंदी लगी हुई आ जाए, अनुस्वार आ जाए, वहां भी हम क्या लगाएंगे 2 मात्रा समय लगाएंगे। इसका भी लघु अनुस्वार का भी 2 मात्रा समय लगेगा। जैसे मैंने कहा कंगन, तो कंगन के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो कै पे 2 मात्रा, ये लघु मात्रा और लघु मात्रा। और इसी प्रकार हम कहेंगे क्या लगा हुआ है विसर्ग।
विसर्ग पे भी क्या लगाएंगे, 2 मात्रा समय लगाएंगे। विसर्ग है उस पे भी 2 मात्रा लगेगी। जैसे हमने कहा प्रातः है, तो यहाँ पे गुरु मात्रा और इस पे भी गुरु मात्रा ही लगेगी। इसी प्रकार है कि जहां संयुक्त अक्षर आ जाए, हम कहेंगे संयुक्त अक्षर, खुद ही वर्ड को ले लेते हैं हम। संयुक्त अक्षर ये एक शब्द है। हमने कहा जहां पर भी संयुक्त अक्षर आ जाए, संयुक्त अक्षर का मतलब है जैसे त से पहले क आ गया तो ये संयुक्त हो गए। ये व्याकरण का एक नियम है, संयुक्त अक्षर आ जाए तो उससे पहले वाला वर्ण, जैसे यू ही कहा मैंने, या हम कह सकते हैं कोई और भी ले सकते हैं हम। जैसे छंद का है, मैंने कहा अनुस्वार में हमेशा गुरु मात्रा लगेगी, तो अनुस्वार में गुरु मात्रा और ये लघु मात्रा। इसी तरह मैंने कहा संयुक्त अक्षर आ जाए तो ये वार्णिक शब्द है, वो भी संयुक्त है, र और ई मिले हुए हैं। यहाँ कहेंगे हम क और त का सुक्तिकरण हुआ है, तो सुक्तिकरण से पहले वाली मात्रा अगर लघु है तो भी वो गुरु हो जाएगी। ये इसका एक नियम है। और ये तो सुक्तिकरण का नियम है। एक होता है एकीकरण। है से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, जैसे हमने कहा तुम्हारे, ये हमने कहा न है, म है, ल है से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वो संयुक्त अक्षर नहीं होता, वो कहलाता है सुक्तिकरण, नहीं कहलाता, उसको कहेंगे हम एकीकरण का नियम। तो एकीकरण है न है और मैं है से पहले कोई भी वर्ण आए वो एकीकरण के नियम के अंतर्गत आता है, सुक्तिकरण के नियम के अंतर्गत नहीं आता। तो हम कहेंगे ये सुक्तिकरण नहीं है से पहले वाला मैं है, तो इसको सुक्तिकरण न मानकर इसको एकीकरण मानेंगे और इससे पहली वाली मात्रा जैसी है वैसी ही रहेगी, वो मात्रा है वो दीर्घ नहीं होगी। तो सुक्तिकरण मैंने कहा से पहले कोई भी एक आधा वर्ण और उससे पहले एक पूरा वर्ण आता है, उसके बाद एक पूरा वर्ण आता है, तो उससे पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, उसमें दीर्घ मात्रा समय लगता है। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में पढ़ते भी रहिए।